नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने खोखले गोले के अंदर, बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करा था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठोस गोले के अंदर, बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ठोस गोले के अंदर, बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस गोले के बाहर, अंदर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ठोस गोले के बाहर, अंदर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक ठोस गोला लेंगे। एक ठोस गोला लेंगे जिसकी त्रिज्या कैसी होनी चाहिए? जिसकी त्रिज्या r है। जिसकी त्रिज्या क्या है? तो जिसकी त्रिज्या r है। जिसकी त्रिज्या क्या होनी? r है। तो ये हमारे पास r त्रिज्या का कोई एक ठोस गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में धन आवेश वितरित है। धन आवेश क्या है? वितरित है। अब चूंकि हमको इस गोले के अंदर एवं बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस गोले के अंदर एक x त्रिज्या वाला एक गाउसियन सतह का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? एक गाउसियन सतह का निर्माण करेंगे जिसकी त्रिज्या हमने क्या ले लिया? x ले लिया। जिसकी त्रिज्या हमने क्या ले लिया? x ले लिया। ठीक है। और इस संपूर्ण आयतन में क्या है? धन आवेश वितरित है। संपूर्ण आयतन में क्या है? तो धन आवेश वितरित है। पुनः इस गोले के चारों ओर बाहर में क्या करेंगे? एक गाउसियन सतह का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? इसके चारों ओर एक गाउसियन सतह का निर्माण करेंगे। इसकी दूरी भी हम लोग x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो इसकी दूरी भी हम लोग क्या ले लेते हैं? तो इसकी दूरी भी हम लोग x ले लेते हैं। इसकी दूरी हमने क्या ले लिया? तो इसकी दूरी हमने x ले लिया। तो ये जो हमारे पास बाहर वाला एवं अंदर वाला है, ये हमारा गाउसीय सतह है। कौन सा सतह है? तो ये हमारा गाउसीय पृष्ठ है या फिर गाउसीय सतह भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा ठोस गोला है। ये क्या है? हमारे पास ठोस गोला है। ये हमारे पास ठोस गोला है। तो अंदर वाला जो हमारे पास गाउसीय सतह है, इस पर एक बिंदु P1 मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है। अत्यंत सूक्ष्म आकार का हम लोग क्षेत्रफल ले लेते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल, उसको हमने dA मान लिया। और इससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र जो होगा उसको हमने E मान लिया। क्या मान लिया हमने? E मान लिया। पुनः हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बिंदु है हमारे पास बिंदु है, इसको हम लोग P2 मान लेते हैं। P2 मान लेते हैं और इसी बिंदु पर हम अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल dA ले लेते हैं। क्या लेते हैं? dA ले लेते हैं। और यहां से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा उसको हम लोग E ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? E ले लेते हैं। एवं इस बिंदु को हम लोग यहाँ पर P3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? P3 लेते हैं। और यहाँ अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल dA ले लेते हैं। और यहां से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र रेखा हम लोग E ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? E ले लिया। अब आइए हम लोग इसी चीज को भाषा में लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। माना कि R त्रिज्या का एक ठोस पृष्ठ है। एक ठोस पृष्ठ है जिसके संपूर्ण आयतन में Q आवेश वितरित है।
Q आवेश वितरित है। संपूर्ण आयतन में क्या है, तो Q आवेश क्या है, इस संपूर्ण आयतन में क्या है, Q आवेश क्या है, वितरित है। ठीक है, अतः ठोस गोले के अंदर सतह एवं बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए हम लोग केस नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, केस नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अर्थात जिसकी दूरी x है, इस छोटे वाले बिंदु में उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगी उसको हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो उसको ज्ञात करने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो x दूरी का जो त्रिज्या है, इसमें टोटल कितने आवेश हैं। हमें आवेश को क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर आवेश क्या है। हमने तो लिया है इस संपूर्ण आयतन को हमने क्या माना है, Q आवेश माना है, लेकिन हमको इसका पता नहीं है कि इस x त्रिज्या वाला जो हमारे पास गोला है, ठीक है, उसमें हमको आवेश पता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इसको Q मान लिया है। संपूर्ण ठोस गोला को हमने क्या माना है, आवेश Q माना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके ज्ञात करते हैं। तो सतह के अंदर 4/3 पाई आर क्यूब में Q आवेश है। क्या है, Q आवेश है। अतः एक आयतन में कितना होगा, एक आयतन में आवेश होगा, एक आयतन में आवेश कितना होगा, तो एक आयतन में आवेश हमारा क्या होगा, Q बटा Q बाय क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमको ज्ञात किस में करना है, हमको ज्ञात करना है 4/3 पाई एक्स क्यूब में ज्ञात करना है। 4/3 पाई एक्स क्यूब में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब बट्टा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से जो कटने वाला है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ 4/3 और पाई, ऊपर में 4/3 एवं पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमको बचेगा वो हमें बचेगा K, ये हमको बचेगा Q एक्स क्यूब बाय आर क्यूब। और ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो ये हमें प्राप्त हुआ है Q गाउस, या फिर Q अंदर भी आप इसे कह सकते हैं। तो हमें Q अंदर में कितना आवेश है उसकी चर्चा हमने कर ली, उसे हमने निकाल लिया है। तब आइए हम लोग इसको निकालने के बाद इस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगा, इसे हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगेगी। अतः बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग चलेंगे विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है EA cos थीटा। क्या होता है, फाई बराबर EA cos थीटा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्षेत्रफल कितना लिया है, क्षेत्रफल हमने अल्प लिया है, तो अल्प क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स का cos थीटा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर EDA cos
कॉस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश दोनों कहाँ है, ऊपर की ओर है। अगर हमारा क्षेत्रफल DA है तो हमारा फाई वहां पे कितना होगा, तो फाई भी हमारा क्या हो जाएगा, D होने वाला है। क्या होने वाला है, D होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से D का मान क्या आता है, EDA आता है, क्योंकि cos डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब देख लीजिए हमारे पास क्या आ गया, D बराबर क्या आ गया, EDA, अर्थात इस जगह पर, इस छोटे से क्षेत्रफल में हमारा विद्युत फ्लक्स का मान आ चुका है, लेकिन हमको पूरी सतह पर ज्ञात करनी है, इस संपूर्ण सतह पर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इंटीग्रेशन ऑफ D बराबर इंटीग्रेशन ऑफ EDA। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग D का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये फाई आता है और E हमारा बाहर आ जाता है, क्योंकि ये हमारा विद्युत क्षेत्र संपूर्ण सतह पर एक जैसा लगने वाला है, और DA का क्या हो जाता है, A हो जाता है। इस तरह से हमारा फाई का मान निकलता है, फाई बराबर क्या आ गया, EA। ठीक है, तो यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा, A हमारा कितना है, तो ये हमारा हो जाएगा 4πx²। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब आइए हम लोग गॉस के प्रमेय से चलते हैं, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है Q/ε0। क्या होता है, Q/ε0। लेकिन हमने यहाँ पर Q का मान निकाल रखा है, Q का मान हमने क्या निकाला है, तो Q का मान निकाला है QX3/R3। आइए हम इसका मान रख लेते हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा, QX3/R3, और ये क्या हो जाएगा, ε0। इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में देखिएगा तो फाई दोनों तरफ क्या है, LHS में फाई बराबर है, तो RHS में E इंटू 4πx² बराबर क्या हो जाएगा, QX3/ε0R3। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लोग यहां तक लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे मिटा के फिर लिखते हैं। अब आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट क्या था, तो समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा था, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, तो समीकरण फर्स्ट था हमारा फाई बराबर क्या था, E इंटू 4πx²। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था। और दूसरा क्या था समीकरण नंबर सेकेंड, तो फाई बराबर था QX3/R3, और ये यहाँ पर ε0 था। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर सेकेंड था। अब आइए दोनों को हम लोग दोनों समीकरण से चलते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। दोनों LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू 4πx² बराबर क्या हो जाएगा, QX3/ε0 इंटू R3। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से हमको E का मान निकालना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा QX3/ε0R3 इंटू ये हो जाएगा 1/4πx²। तो यहाँ से देखिएगा x² से यहाँ पर x³ का क्यूब कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा चला जाएगा, ये जो ε0 है इसको हम लोग यहाँ कर लेंगे तो ये निकल जाता है E बराबर 1/4πε0 Q/R3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा Q का मान निकल यहाँ से हमारा E का मान निकल जाता है 1/4πε0 Q/R3 निकल जाता है। और एक हमारा x भी था तो ये QX हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QX। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर KQX/R3। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, ये हमारा निकल गया E का मान, अर्थात इस संपूर्ण सतह पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकलेगी, E बराबर KQX/R3 निकल जाएगी। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं, यदि आप मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि संपूर्ण गोले पर आवेश का आयतनीय घनत्व क्या है, रो है। क्या है,
रो है। अगर रो हो तो इससे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकलती है, तो आइए हम लोग उसे देख लेते हैं। यदि यदि गोलाकार यदि गोलाकार चालक के यदि गोलाकार चालक के आयतन में आयतनिक आवेश घनत्व आयतनिक आवेश घनत्व रो हो तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है Q बाय भी होता है, रो बराबर क्या होता है, Q बाय भी होता है। अब आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। रो बराबर क्या होता है, Q बाय भी होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा भी का मान क्या हो जाएगा, भी का मान हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा आ जाएगा, रो का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग Q का मान निकाल लेते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहां से हमने क्या कर लिया, Q का मान ज्ञात कर लिया। क्या कर लिया हमने, यहां से हमने Q का मान ज्ञात कर लिया। अब इस Q का मान हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में डाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण में डाल के विद्युत क्षेत्र में ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग डाल देते हैं। तो E बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एक्स बाय क्या है, आर क्यूब है। तो यहाँ पर Q का मान हम लोग डाल देते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q का मान क्या है, रो 4/3 पाई आर क्यूब बाई क्या है, आर क्यूब। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से E का मान आ जाता है हमारा, E का मान क्या जाता है, रो बाय, और यहाँ पर एक x भी था। ठीक है, तो x इंटू एक्स भी था। तो ये हो जाएगा रो एक्स बाय क्या हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नोट। ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर है एप्सिलॉन नोट। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नोट। तो ये हमारा निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हमारा फॉर्मूला निकल गया रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नोट। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके पृष्ठ पर, कि इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना ज्ञात होता है। ठीक है, तो आप लोग यहां तक लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको मिटा के आगे देखने वाले हैं। अब आइए हम लोग केस नंबर 2 पढ़ लेते हैं, गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट हम लोग केस नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। केस नंबर 2 गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं। अर्थात ये जो त्रिज्या R है, उस R त्रिज्या वाले सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगने वाला है, हम लोग उसको ज्ञात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये P2 जो हमारा पॉइंट है, जहां हमने क्या किया है, अनंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल dA लिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं कि बिंदु P पर कितना लगने वाला है। वहां से निकलने के बाद हम लोग संपूर्ण सरफेस पर कितना लगेगा उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है EA cos थीटा। क्या होता है, फाई बराबर EA cos थीटा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर क्षेत्रफल लिया है, वो क्षेत्रफल हमारा अल्प है। क्या है क्षेत्रफल हमारा अल्प है। तो अल्प क्षेत्रफल होने के कारण क्या हो जाएगा, हमारा फाई भी क्या हो जाएगा, अल्प होने वाला है। और थीटा हमारा वहां 0 डिग्री, कितना है, 0 डिग्री। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश दोनों बाहर की ओर है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ध्यान से देखिएगा तो हमारा क्षेत्रफल अल्प है, अल्प होने के कारण यहाँ से विद्युत फ्लक्स जो लगने वाला है वो भी कैसा होने वाला है, अल्प ही होगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण आ गया डी फाई बराबर ए डी ए कॉस 0 डिग्री, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आइए हम लोग यहाँ तक तो हमने पृष्ठ पर हमने प्राप्त कर लिया, इस बिंदु पर हमने क्या कर लिया, P2 बिंदु पर हमने प्राप्त कर लिया विद्युत फ्लक्स हमने प्राप्त कर लिया। अब हमको क्या करना है, संपूर्ण सतह पर कितना फ्लक्स लगने वाला है, कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगने वाला है, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर उसके लिए हम लोग दोनों ओर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। तो यहां से हम लोग चलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इस ई को हम लोग बाहर कर लेते हैं और आगे क्या हो जाएगा, डी ए। इसको हमने ई को बाहर क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान लगने वाला है। तो डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई, और ई इंटू डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू ए हमारा क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग गॉस के प्रमेय से चलते हैं। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ये हम लोग समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फाई है, अर्थात ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने के कारण राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे क्यू देखते हैं। तो क्या निकल गया, ई बराबर क्या हो जाएगा, आगे ई बराबर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 4 पाई आर स्क्वायर को हम लोग इस साइड भेज लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो ये ई बराबर आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, के क्यू बटा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के क्यू बटा आर स्क्वायर। पुनः हम लोग क्या करते हैं कि इस संपूर्ण पृष्ठ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व हम लोग क्या माने हैं, तो हम इसको रो माने हैं। तो आइए हम लोग इससे चलते हैं। यदि गोलाकार चालक के आयतन में आयतनिक आवेश घनत्व रो हो तो क्या हो, रो हो तो हम लोग जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है क्यू बाय भी होता है। क्या होता है, क्यू बाय भी होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय भी का मान कितना हो जाएगा, भी का मान हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्यू का मान ज्ञात कर लेंगे। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर लिया, क्यू का मान ज्ञात कर लिया। क्या किया हमने, क्यू का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इस क्यू का मान हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में जाके पुट कर देंगे। तो आइए हम लोग इस समीकरण में क्यू का मान पुट करके यहाँ से ई का मान ज्ञात कर लेते हैं।
तो ई बराबर क्या हो, ई बराबर हमारा है, ई बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या है? क्यू बाय आर स्क्वायर है। यहाँ पर हम लोग क्यू का मान क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। आइए हम लोग रख देते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू का मान कितना है? तो क्यू का मान है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बट्टा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर से आर क्यूब को खत्म कर देंगे, 4 पाई से हम लोग यहाँ से 4 पाई को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? ई बराबर आ जाएगा हमारा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? ई बराबर आ जाएगा हमारा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग केस नंबर 3 आगे पढ़ने वाले हैं, तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम लोग केस नंबर 3 पढ़ लेते हैं, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा केस नंबर 3 क्या होने वाला है? तो हमारा केस नंबर 3 होने वाला है, केस नंबर 3 गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होने वाला है, हम लोग अभी इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लीजिए, ये हमारा गोला है और ये गोले के बाहर जो हमारे पास गॉसियन सतह है, तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया है, P3 एक बिंदु है। ठीक है, जिसके और यहाँ पर हमने क्या लिया? अल्प सूक्ष्म आवेश हमने क्या ले लिया है? अत्यंत सूक्ष्म आवेश एक हमने डीए ले लिया है और विद्युत क्षेत्र भी हमने ई ले लिया है, जिसकी दोनों की दिशा क्या है? बाहर की ओर है। तो दोनों की दिशा बाहर होने के कारण क्या होगा? यहाँ थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। कौन कितना हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग चलेंगे विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, लेकिन हमने क्षेत्रफल जो लिया है वो कैसा है? अल्प है। कैसा है? क्षेत्रफल जो हमारा डीए है और थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान है 0 डिग्री। इस अल्प क्षेत्रफल के कारण यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला है वो कैसा गुजरने वाला है? तो अल्प ही गुजरने वाला है। तो फिर डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई डी ए हो जाएगा। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अब हमें पता चल गया कि इस बिंदु P3 पर डी फाई में कितना मिल गया? ई डी ए मिल गया। अतः हमको संपूर्ण आयतन में हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें दोनों ओर समाकलन करना पड़ेगा। तो आइए कर लेते हैं। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, डी फाई बराबर हो जाएगा, इस ई को हम लोग बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग? ई को हमने बाहर कर लिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह एक समान होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई। क्या होता है? फाई। और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए होता है। ठीक है, अब ये हमारा ए क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसका क्षेत्रफल रख देंगे। तो ई इंटू ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या हमने एक्स मान रखा है। क्या मान रखा है? हमने एक्स मान रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब आइए हम लोग गॉस के प्रमेय से चलते हैं। गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा क्यू बाय
एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर सेकंड। और समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में क्या है? दोनों LHS बराबर हैं। LHS बराबर होने के कारण क्या होंगे? RHS भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो RHS बराबर है तो क्या हो जाएगा? E इंटू 4π(x²) बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नोट। क्या हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से हमने E का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4π(x²) इंटू Q बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4π(एप्सिलॉन नोट) इंटू Q बाय x²। तो यहाँ से E का मान निकल गया हमारा। E बराबर क्या हो जाएगा? KQ बट्टा x²। क्या निकल गया? E बराबर KQ बट्टा x² निकल गया। ठीक है, तो हमने तीनों जगह पर हमने क्या कर लिया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर ली। सबसे पहले अंदर भी हमने ज्ञात किया, उसके बाद हमने बाहर ज्ञात किया, उसके बाद हमने पहले हमने अंदर ज्ञात किया, उसके बाद हमने सतह पर ज्ञात किया, उसके बाद हम लोग बाहर ज्ञात कर लिया। अब हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया है उसको आइए हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। तो आइए हम लोग नोट पॉइंट में इसे हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमने ज्ञात किया है। तो ई अंदर जो हमने ज्ञात किया है, ई अंदर वो हमने ज्ञात किया है KQX बाय RQ। क्या ज्ञात किया हमने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या ज्ञात किया है? KQX बाय RQ। और दूसरा हमने जो ज्ञात किया है वो था ρx बाय 3 एप्सिलॉन नोट। क्या था? 3 एप्सिलॉन नोट। कब? जब हमारा x क्या था? r से छोटा था। जब हमारा x जो था r से क्या था? छोटा था। ठीक है, और ई सतह पर हमने क्या ज्ञात किया है? ई सतह पर हमको मिला है KQ बाय R² मिला है। क्या मिला हमको? KQ बाय R²। और दूसरा हमें क्या मिला है? तो दूसरा हमें मिला है ρr बाय 3 एप्सिलॉन नोट। क्या मिला है? 3 एप्सिलॉन नोट। कब? जब x बराबर क्या था? r के। x जो था r के बराबर था। और तीसरा हमने जो ज्ञात किया है, तीसरा हमने क्या ज्ञात किया है? E बाहर। हमने तीसरा क्या ज्ञात किया है? E बाहर हमने ज्ञात किया है, जो कि क्या है हमारा? KQ बट्टा R², KQ बट्टा x² है। क्या है? KQ बट्टा x² है। तो ये हमने तीनों ज्ञात कर लिया है। ठीक है, कब? जब यहाँ x बराबर क्या था? x ग्रेटर देन r था। क्या था? x ग्रेटर देन r। तो ये हमने तीनों विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।